इस वीडियो की मैं शुरुआत करूँगा एक इंसिडेंट के साथ जो मैं हमारे इलाके में हुआ था और काफ़ी मतलब 15-20 साल पुरानी बात है। तो ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ और फिर आएँगे कि इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूँगा। अब ये कुछ 15 साल 20 साल पुरानी बात है, मैं उस टाइम 10th 11th में रहा होऊँगा। तो क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, वो कहीं पर मतलब साइंटिस्ट था और रात को वो अपने परिवार के साथ कहीं से आता है और वो जैसी गाड़ी पार्क करता है अपनी, तो उसके साथ क्या होता है कि वो गाड़ी पार्क करके घर के बाहर जो है क्योंकि सब यहाँ पर जो है सेपरेट बंगलोज़ होते हैं लोगों के, तो वो मेन गेट में ताला लगाने जाता है। तो जब वो मेन गेट में ताला लगाने जाता है, तो उसको दिखता है कि एक गाड़ी वहाँ खड़ी है बाहर और वो बाहर जाके उसको देखता है कि ये कौन लोग हैं और जैसे ही वो बाहर निकलता है अपने गेट से, वहाँ से ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और उस बंदे की जो है वहाँ मौके में ही मौत हो जाती है। अब तहकीकात शुरू होती है, तो तहकीकात में ये पता चलता है कि वो बंदा जो है जब वापस आ रहा था अपने घर को रात के वक़्त, तो उसकी रात को किसी व्यक्ति से झड़प हो जाती है छोटी-सी बात में, घर से कुछ 1-2 किलोमीटर दूर ट्रैफ़िक को लेके, मतलब वो उन्होंने गाड़ी लगा दी थी या गाड़ी रोक दी थी, जो भी था और उसने जो है उनको कुछ बोल दिया होगा, कुछ गाली-वाली दे दी होगी और वो अपना चलता बना, जैसे कि हम कर ही देते हैं कि मुँह से निकल जाता है, अरे! ये है, वो है और वो घर वापस आ गया। तो पुलिस ने ये माना कि भई वो जो लोग थे गाड़ी में, वो क्योंकि गाड़ी जो थी बाहर की थी, तो वो जो लोग थे उस गाड़ी में, वही लड़के थे या जो भी थे वो 2 बोला गया था कि 2 एसएलएन थे वो और वो दोनों उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं और जब वो घर से बाहर निकलता है, तो वो उसको गोली मार देते हैं और मार के फरार हो जाते हैं। उसके बाद ना तो उनको कुछ पता चलता है कि वो कौन थे और ना ही वो कभी पकड़े जाते हैं, जहाँ तक कि मुझे पता है। क्योंकि उस टाइम सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होते थे और रात के वक़्त लाइट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रीट में नहीं हुआ करती थी उस टाइम। थोड़े बहुत आपको स्ट्रीट लैंप्स मिल जाएँगे, लेकिन मेन रोड तब भी खाली रहती थी और शाम का समय था, रात का समय था, तो आई विटनेस भी कोई ज़्यादा नहीं मिले। बस ये था कि हाँ, ये बाहर की गाड़ी है, लोकल की गाड़ी नहीं है, बस इतना पता चला था। तो वो जब घटना हुई, तो काफ़ी सनसनी फैल गई थी पूरे इलाके में और एक होता है कि जब भी इस तरीके की जब मौत हो जाती है, तो लोगों के अंदर एक थोड़ा-सा एक विचार आता है कि भई ये क्या है? क्यों हम जीवन और मृत्यु के बीच में? अब वैसे तो मैं जीवन और मृत्यु के विषय में बहुत बार सोच चुका था, लेकिन यहाँ पर जो मेरा जो अ, कंसर्न क्रिएट हुआ, वो क्रिएट हुआ कर्म से। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि जो वो एसेलेंट थे, उन्होंने तो अपना जो हत्या का जो कार्य था, वो कर दिया और वो चले गए और उनको पुलिस पकड़ भी नहीं पाई। तो सवाल ये उठता है कि क्या उनको उस कर्म का फल उनको मिला होगा या नहीं मिला होगा? ये मेरे दिमाग में विचार आया। और जैसे ही ये विचार जब मेरे दिमाग में आया, तो उसके बाद मैंने कर्म सिद्धांत के बारे में सोचना शुरू किया। तो जब भी मुझे कोई कहानी या कोई भी ऐसा कुछ मिलता था, तो मैं उसको हमेशा से बहुत गौर से सुनता हूँ और उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि कर्म सिद्धांत है क्या? अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, जो जनरली हमारा जो इंडियन जो कल्चर है, उसमें कर्म सिद्धांत जो है सबसे सुप्रीम है। असल में आप इंडियन कल्चर ही ये मतलब ईस्टर्न कल्चर ही उस कल्चर को बोलते हो जो कर्म के सिद्धांत को मानता है। मतलब आपका कहते हैं कर्म के रूल को मानता है। अब बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को कि हम कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं। लेकिन क्या लेकिन हम विश्वास किस चीज़ में कर रहे हैं और कर्म सिद्धांत है क्या, ये किसी को नहीं पता। अब कई लोग जो है
बोल लीजिए उनकी अज्ञानता के वश हो गया या उनको उतना पता नहीं है या चीज़ों को सिंपल रखने के लिए वो बोल देते हैं कि जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा और जो बुरा होगा उसके साथ बुरा होगा। अब इसके काउंटर में जो आर्गुमेंट चलता है, वो जनरली यही चलता है कि भई जो व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ ऐसा है कि गलत हरकतें कर रहा है या गलत चीज़ें कर रहा है, तो हम उसको देखते हैं और फिर लोग बोलते हैं कि देखो अगर गलत के साथ गलत होता है और सही करने में सही होता है, तो वो जो लोग हैं, जो गलत करके धन अर्जित कर लेते हैं और उनके पास सारी सुख-सुविधाएँ होती हैं और फिर उनको देख के बोलते देखो उनके तो जीवन सबसे बड़ी इतना बढ़िया चल रहा है, तो ये जो कर्म सिद्धांत है ये गलत है। तो इससे और सवाल और डाउट जो है उठते हैं। तो अब आज जो मैं आपको बताऊँगा, मैं इस सिद्धांत को पूरी तरीके से पक्का करूँगा कि ये आखिर है क्या और क्यों ऐसे मिसकंसेप्शंस क्रिएट होते हैं। और ये केवल मिसकंसेप्शन ऐसा नहीं है कि जिसने शास्त्र पढ़ा है, नहीं पढ़ा है उसी को है या जिसने शास्त्र पढ़े हैं उसको नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन लगभग हर किसी को है क्योंकि कहीं पर भी वेल डिफाइंड तरीके से कर्म के सिद्धांतों को नहीं बताया गया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो कर्म का जो सिद्धांत है जिसको हम लॉ ऑफ कर्मा भी बोल सकते हैं, वो जो है जो हमें जो पढ़ाया जाता है या हमें जो दिया जाता है, वो एक स्पिरिचुअल लेंस से दिया जाता है। अब जब हम उसमें स्पिरिचुअल लेंस से उसको देते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें मोरालिटी को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो लॉ ऑफ कर्मा है, जो कर्म सिद्धांत है, उसका मोरालिटी से कोई लेना-देना नहीं है। आता वो वेदों से ही है, लेकिन वो आता कैसे है, उसका जो अप्रोच है वो बहुत अलग है, जो कि हम जनरली जो एक स्पिरिचुअल या एक जो रिलीजियस जो हम उसको कॉन्टेक्स्ट देते हैं, वो बहुत बड़ी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। उसके बाद जब जो अब्राहमिक रिलीजन जब इंडिया में आए और उनके जो पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश की गई, तो वहाँ पर जो उनकी किताबों में लिखा हुआ था समथिंग रिलेटेड टू दैट, टू कर्म, वो जो वर्ड बाय वर्ड जो है उसको अडैप्ट कर लिया गया टू मेक इट मोर सिंपल। क्योंकि पहले अगर आप देखोगे कि अंग्रेज जब आए थे स्पेशली, तो उस टाइम जो एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट चला था हिंदुइज्म में, वो ये चला था कि क्रिश्चियनिटी को, जो क्रिश्चियंस हैं उनको ये समझाना कि हिंदू रिलीजन क्या है और उसको उनके लेंस से दिखाना। तो जो इनिशियल किताबें लिखी गई थी, जो इनिशियल जो बातें की बोली गई थी, वो उसी लेंस से बोली जाती थी। तो हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमारे पास भी अब वही जो एक पॉल्यूटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमागों में घुस गया है। पहले तो बात करते हैं कर्म सिद्धांत वेदों में से कैसे आया। देखिए सबसे पहला जो सबसे वेद को जो बेसिस माना जाता है, कई लोग अगर आप हिंदू जो कल्चर है उसमें कई लोग बोलते हैं कि हर चीज़ वेदों में है या हर चीज़ वेदों से स्टार्ट हुई, साइंस भी वेदों से स्टार्ट हुआ। वो एक थोड़ा-सा जो है मैं कहूँगा ओवर सिंप्लिफिकेशन है। अब देखिए कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है, कोई भी जब आप चीज़ पढ़ते हो, कोई भी थ्योरी जो भी जब आप स्टडी करते हो, उसका जो बेसिस होता है वो फिलोसॉफिकल बेसिस होता है, वो फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड होती है। तो वो जो फिलॉसफी होती है, वो कहाँ उसके जो बेसिक टेनेंट्स होते हैं या फिर आप बोल सकते हो जो उसके बेसिक एक्सियम्स होते हैं, वो जब कहीं पर होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या जो बेसिक एक्सियम्स हैं ये हमने वहाँ से उठाए हैं और फिर हम उसको उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब जो मॉडर्न साइंस है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? तो मॉडर्न साइंस जो है वो सबसे पहले बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज़ैलिटी के ऊपर। अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज़ैलिटी ये है कि भाई कोई चीज़ जो होती है उसका कोई कॉज़ होता है। अब एविडेंटली क्या है कि जो हमारे वेद हैं उनमें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज़ैलिटी को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की गई है। वहाँ पर बहुत जगह आपको ऐसे इंस्टेंस मिलेंगे जहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज़ैलिटी को डिस्कस किया गया है। अब जब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज़ैलिटी को आप स्पिरिचुअल लेंस से देखते हो या आप जब उसको स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकली जब उसको आगे बढ़ाते हो, तो
और उसको इंसानों के ऊपर लगाने की कोशिश करते, क्योंकि जब जो कॉज़ैलिटी का कॉन्सेप्ट था वो इंसानों के लिए नहीं था, वो उसके ऊपर था। वो मतलब जो चारों ओर जो अलग-अलग फिनोमिना हो रहे थे उनके ऊपर था। और वेदों में क्या था कि वेदों में जो ब्रह्म ब्रह्म जिसको बोला जाता था, वो उसको बोला जाता था जो उन सारे कॉजेस के पीछे है, क्योंकि आप जब कॉज़ैलिटी में जाओगे तो आप एक कॉज के पीछे दूसरा कॉज पकड़ोगे, लेकिन वो कॉज भी किसी कॉज का एक्शन होगा। तो ऐसे आप उसके पीछे वाले कॉज में जाओगे, फिर वो कॉज भी किसी कॉज का एक्शन होगा, लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन लिमिटेड थी तो आप एक पॉइंट बाद जाके रुक जाते थे। तो जब जहां पर आप रुकते थे तो आप बोलते थे इसके पीछे का कॉज क्या है, तो इसके पीछे का कॉज जो है वो ब्रह्म या ईश्वर हो जाता था। तो अगर मुझे मान लो उसके पीछे का कॉज पता चल जाएगा तो उससे पीछे का जो कॉज होगा वो ब्रह्म बन जाएगा या वो ईश्वर बन जाएगा। दैट इज वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदा। और इसी कॉन्सेप्ट को फिर जो है धीरे 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 करके कर्म सिद्धांत में कन्वर्ट किया गया। उसमें बुद्धिज्म का मेन कंट्रीब्यूशन है, जो कर्म सिद्धांत जो मॉडर्न सेंस में हम समझते हैं, लेकिन उसके पैरेलली जो है इंडियन जो बाकी जो स्कूल्स थे, चाहे वो अद्वैतिक वेदांतिक स्कूल थे, मीमांसा और ये सब भी जो है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। वैसे कर रहे हैं, मैंने पढ़ा है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन वो किसी ना किसी सेंस में करते हैं, लेकिन वो उनके अपने अपने लेंस रहते हैं। अब उसमें बहुत बड़ा डिबेट तो यहाँ पर मैं करने के उसमें हूँ नहीं, क्योंकि मैं तो इसको जो डेवलप कर रखा है ये मैंने खुद अपने सोच में और जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो अब वो कर्म का कॉन्सेप्ट जो है, जो हमारा मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है, वो वहाँ से अलग-अलग जो फिलॉसफीज़ में जो कर्म का कॉन्सेप्ट था वो मर्ज हुआ, और मर्ज होके वो एक अब्राहमिक लेंस से पास हुआ, और फिर अब्राहमिक लेंस से पास होके फिर वो हमारे पास पहुँचा है। तो हमारे पास जो कर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा, एक तरीके से बोला जाए, पॉल्यूटेड है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ रहे हैं। तो एक्चुअली में कर्म का सिद्धांत क्या है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और कर्म सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली में कर्म सिद्धांत क्या है। इट इज अबाउट कॉजालिटी। तो कॉजालिटी जो होती है वो दो चीजों से डिवाइड होती है। एक तो उसमें कोई मोरालिटी नहीं होती, और दूसरा कोई उसमें इंटेंशन नहीं होता। अब मैं कैसे कह रहा हूं कि कॉजालिटी जो होती है वो मोरालिटी और उससे डिवाइड होती है, कहते हैं मोरालिटी और इंटेंशन से डिवाइड होती है। तो उसके मैं दो एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लो आपने एक पत्थर फेंका, अब यहां पर मैं पहले मोरालिटी की बात करूंगा। तो अब आप पत्थर कहां फेंक रहे हो, जो पत्थर है वो जब जाएगा तो किसी को हिट करेगा। दैट एक्शन डू नॉट हैव एनी मोरालिटी एज सच। अब वो पत्थर जाके कहीं नदी में भी गिर सकता है और वो किसी के सर में भी लग सकता है। नदी में गिरेगा तो उसकी मोरालिटी, उसका जो मॉरल जो इम्प्लीकेशन होगा वो अलग होगा, और अगर किसी इंसान में गिरता है तो वो मॉरल इम्प्लीकेशन अलग होगा। इवन जो इंसान है भाई, वो कोई मान लो अब वो जो इंसान है, एक बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग औरत है, उसके ऊपर गिरता है तो उसका मोरालिटी का इम्प्लीकेशन अलग होगा। बच्चे में गिरता है, जाके टकराता है, तो वो उसका इम्प्लीकेशन अलग होगा, क्योंकि आपने यहां से पत्थर मारा है। अब उसके अलावा अगर मान लो कोई एक सेना है जो आपके देश में आक्रमण करने आ रही है और आप उसके ऊपर पत्थर फेंकते हो, तो उसका इम्प्लीकेशन अलग होगा। लेकिन जो मेरी मोरालिटी का इम्प्लीकेशन है वो उसके आउटकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मोरालिटी कुछ भी हो, जो एक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है और क्या उसमें पैरामीटर्स रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पैरामीटर जैसे कि पत्थर कितना बड़ा था, जो जिसके ऊपर जिसको लगी कहाँ लगी, सर में लगी, हाथ में लगी, पैर में लगी। फिर जो मारने वाला था उसका क्या, मतलब उसकी बॉडी, उसने जो फेंका वो किस स्पीड से फेंका, किस वेलोसिटी से फेंका।
इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा जो कि कंप्लीटली फिजिकल है। उसका उनके मोरालिटी से कोई लेना-देना नहीं है। दूसरा आता है इंटेंशन। अब यहीं पर मैं इसी एग्ज़ाम्पल में मैं इंटेंशन जोड़ता हूँ। अभी मैं उसको मोरालिटी की लेंस से देख रहा था, अब मैं उसको इंटेंशन की लेंस से जोड़ता हूँ। मेरा इंटेंशन था कि मैं पत्थर उठाऊँ और ये पत्थर उठा के मैं पानी में फेंकूँ और पानी से जो छपाक बनेगी मैं उसको एन्जॉय करना चाहता था। लेकिन क्योंकि मुझे पत्थर फेंकना नहीं आता था, तो मैंने पत्थर जाके मेरा जो पत्थर है जाके किसी के सर में लग गया। किसी बुजुर्ग के सर में जाके लग गया। तो जो कॉन्सिक्वेंस है, जो कॉन्सिक्वेंस होगा उस पत्थर का उस बुजुर्ग के सर में लगने का, उसका मेरे इंटेंशन से कोई लेना-देना नहीं है। तो जब अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने अब जो एक्शंस हैं, उनके साथ मोरालिटी ऐड कर दी है और इंटेंशंस ऐड कर दी है। तो अब हमने बोला कि अगर हमारी मोरालिटी, अगर हमने जो काम किया अगर वो अच्छा है, तो अच्छा होना चाहिए, उसका आउटकम क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। और दूसरा हमने बोल दिया, अगर चलो मोरालिटी तो ये हो गई। फिर हमने कहा कि अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है, तो हमारा इंटेंशन भी हमारा जो आउटकम होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। और इसमें एक बहुत अच्छा जो है एक एक्सियम आप ओ एक कहावत आपको मिलेगी इंग्लिश में, जो कि जो बोलता है कि भाई ऑल रोड टू हेल आर पेव्ड फ्रॉम गुड इंटेंशन। और ये मुझे बहुत ही प्यारा और बहुत ही सटीक जो है अ, मुझे वो लगता है, मुझे एक बहुत सटीक कहते हैं मुहावरा लगता है, जो कि इंटेंशन के प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है कि भाई इंटेंशन का आपके एक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और जनरली अब क्योंकि वो एक डार्कर साइड में जा रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई इंटेंशन अगर आपके अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं। अब कई लोग क्या होता है कि इंटेंशन अच्छे मान के वो एक्शन ऐसे करते हैं जिसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो वो एक तरीके से एक आपने क्या लगा दिया है, एक डेंजर साइन लगा दिया है इस मुहावरे को बना के कि भाई जरा सोच लो, जब आप कहते हो ना कि मैं अच्छे इंटेंशन से कर रहा हूं, तो कहीं तुम हेल के लिए रास्ता तो पेव नहीं कर रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छा वो है, मुहावरा है, अगर आदमी को अपने लाइफ में समझना है कि अ, होता क्या। अब ये तो दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज, मेरे डिजायर्स। अब देखिए, अब जो मेरे लिए कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है, जो मेरे लिए कॉन्सिक्वेंस होगा, वो दूसरे के लिए डिजायर हो सकता है। जो मेरे लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा, वो मेरा ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन दूसरा जो है मेरे कॉन्सिक्वेंसेस को डिजायर भी कर सकता है। अब जैसे मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास पैर है और मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और इतना दर्द होता है कि मैं जो है चलने में मुझे दुख होता है। ठीक है? अब लेकिन मुझे, क्योंकि मुझे भाई जीवन जीना है, तो मुझे चलना पड़ेगा, मुझे दौड़ना ही पड़ेगा। अब मैं दौड़ता हुआ जा रहा हूँ। मैं पेन में हूँ, लेकिन मैं दौड़ता हुआ जा रहा हूँ, फर्राटेदार दौड़ रहा हूँ। और दौड़ते-दौड़ते मैं एक ऐसे गाँव में पहुँच जाता हूँ, जहाँ सब के सब जो हैं वो लंगड़े हैं, उनके पास पाँव नहीं है। वो पैरों के बल, वो पैरों के सहारे वो दौड़ नहीं सकते हैं। अब जब वो मुझे देखेंगे, तो वो क्या सोचेंगे? क्योंकि जो मेरा कॉन्सिक्वेंस है भाई, जो मेरे जो पैरों में जो मेरा दर्द है, वो तो मेरा है। लेकिन उनको क्या दिख रहा है? उनको तो पैर दिख रहे हैं, 2 पैर जिसमें मैं दौड़ रहा हूँ। लेकिन मेरे दौड़ने से मेरे पैरों में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। वो दर्द तो मेरा है। लेकिन जो लंगड़ा है, जिसके पास पैर नहीं है, उनके लिए मेरा जो टाँगे हैं वो क्या है? डिज़ायर है। तो मेरा कॉन्सिक्वेंस उनका डिज़ायर है। मेरे लिए तो वो मुसीबत बना हुआ है, मेरे लिए मेरा तो वो एक जीवन का वो एक तरीके से समझ लो कि मेरी जीवन की एक कष्ट है। लेकिन उनके लिए वो क्या है मेरा? उनका सबसे बड़ा डिज़ायर है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि दूसरों को देख के कि देखो उसने तो बुरा किया, उसके साथ अच्छा हो रहा है, या उसका बहुत भला हो रहा है, या वो तो बहुत ही वो है। वो आप उसके डिज़ायर, आपको नहीं पता कि उसने उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगते हैं, क्योंकि वो उसका जीवन है। आप तो बस वो चीज़ें देख रहे हो जो उसकी डिज़ायरेबल है।
तो ये जो तीसरी बात है, ये पहले ये तीसरी चीज़ भी हमें ध्यान में अपने रखनी पड़ेगी कि जो आप दूसरे का जो मेरा जो कॉन्सिक्वेंस है वो दूसरे का डिज़ायर हो सकता है। जिससे मुझे परेशानी हो रही है, जो मेरे जीवन का जो मेरा एक दुःख बना हुआ है, वो हो सकता है कि दूसरा डिज़ायर कर रहा हो। क्योंकि दुःख जो है वो सारा का सारा इंटरनल होता है, इंटरनलाइज़्ड होता है। लेकिन जो दूसरे को दिख रहा है वो केवल एक एक्सटर्नल फिजिकल चीज़ दिख रही है। अब हो सकता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और मैं अथाही पैसा हो, इतना पैसा हो कि मैं कुछ जो खरीदना चाहूँ वो खरीद सकूँ। लेकिन मेरे लिए वो पैसा मुसीबत बन गया क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं या जो मेरे रिश्तेदार हैं, अब वो मेरे उस पैसे के लिए मेरे दुश्मन बन गए हों। ऐसा हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है पैसों के लिए किसी को मार देते हैं, उसके साथ फ्रॉड करते हैं, उसको कहते हैं प्रताड़ित करते हैं ताकि उसका पैसा उनको मिल जाए। और वो तो फिर उस व्यक्ति के लिए वो पैसा क्या बन गया है? मुसीबत बन गया, कॉन्सिक्वेंस बन गया है। लेकिन अब जो बाहर से उसको देख रहा है, वो कह रहा है, "यार देखो यार, ये तो इसने तो आज मोबाइल खरीद लिया नया, इसने तो आज नया ये कर लिया।" तो मैं उसके कॉन्सिक्वेंस को नहीं देख सकता हूँ क्योंकि कॉन्सिक्वेंस तो इंटरनलाइज़्ड है। तो यहाँ पर अलग चीज़ है। तो मेरा जो कॉन्सिक्वेंस है, वो दूसरे का क्या बन गया है? डिज़ायर बन गया है क्योंकि ह्यूमन जो है 2 प्लेन में वर्क करता है। एक फिजिकल प्लेन में वर्क करता है और एक मेंटल प्लेन में वर्क करता है जिसको हम स्पिरिचुअल प्लेन भी बोल सकते हैं। जो सुख है, जो दुःख है वो मुझे स्पिरिचुअल प्लेन में से ज़्यादा मिलता है और फिजिकल प्लेन से नहीं मिलता। जब तक सिंक्रोनिसिटी नहीं होगी, अगर मान लो मेरे पास फिजिकल प्लेन की सिंक्रोनिसिटी मेरे मेंटल प्लेन से नहीं है, तो मुझे वो दुःख ही देगा, मुझे कभी वो खुशी नहीं दे सकता, चाहे वो फिजिकल प्लेन में कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो। तो ये और इस चीज़ को आप अपने ही लाइफ में आप जब अप्लाई करोगे, आप अपने लाइफ में एक छोटी अपनी प्रॉब्लम्स को देखिए और उनको देखिए जिनसे वो डेवलप हुई हैं और फिर नोटिस कीजिए कि क्या कोई ऐसा हो सकता है इस दुनिया में जो उसको डिज़ायर करता हो एंड यू विल फाइंड कि जो आपके प्रॉब्लम का एक वो है मतलब सोर्स है, जो आपके कॉन्सिक्वेंस आपके लिए क्रिएट कर रहा है, वो किसी और के लिए डिज़ायर होगा और ये हर किसी के साथ होता है। और इसका जो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिखाया बताया कि भाई पैरों की मैंने जो बात करी, अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आपको दौड़ना पड़ेगा तो भाई और ज़्यादा दर्द होगा। तो आपके लिए तो वो क्या है, वो आपके लिए प्रॉब्लम का सोर्स है। लेकिन दूसरे के लिए क्योंकि वो पैर देख पा रहा है केवल, तो वो उसके डिज़ायर का सोर्स है। तो 3 चीज़ें हमारी जो है, पहली चीज़ मोरालिटी जो है, वी हैव टू कीप असाइड मोरालिटी। अब मोरालिटी जो है क्योंकि रिलीजन का एक जो कॉन्सेप्ट है उसमें मोरालिटी बिल्कुल आती है, तो वो हम उस लेंस को लगा लेते हैं, मोरालिटी के लेंस को। फिर दूसरा हम लगा लेते हैं इंटेंशन के लेंस को कि इंटेंशंस, क्योंकि इंटेंशंस इंटरनलाइज चीज़ है, तो वो हम अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इंटेंशन क्रिएट करते हैं। और तीसरा जो है यही हो गया कि जो हमारा कॉन्सिक्वेंस है वो दूसरे का डिज़ायर भी हो सकता है। क्योंकि इसका मतलब, और ये जो चीज़ है कि मेरा कॉन्सिक्वेंस दूसरे का डिज़ायर है, ये इस चीज़ को भी प्रूव करता है कि अ, उसकी जो एक्शन है उसकी कोई मोरालिटी नहीं है, ठीक है? वो मोरालिटी और उसका इंटेंशन कुछ उसका कोई उस इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्शन जो है वो प्योरली फिजिकल प्लेन में हो रहा है। उस उसका इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। इंटेंशन, हाँ, ऑब्वियस है कि इंटेंशन से लेना देना इन द सेंस ये है कि वो उससे उसको इनिशिएट करने में मदद कर सकता है, लेकिन फिजिकली उसका कोई उससे लेना देना नहीं है। अब ये जो कप है, अब ये कप को मूव कराना है, तो मेरा इंटेंशन ऑब्वियस है कि उसको मूव करा सकता है, लेकिन ये मूव मेरे इंटेंशन से नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी की मसल से हो रहा है। अगर मेरे पैर हाथ नहीं काम कर रहे होते, तो मैं कितना भी इंटेंशन जाहिर कर लेता, तो ये मूव नहीं होता। तो इंटेंशन के इंडिपेंडेंट है एक्शन। अब कर्म जो होता है, ऐसे ही कर्म, क्योंकि ये एक्शन क्या है, एवरी एक्शन इज अ कर्म। कर्म का मतलब बस एक्शन होता है
और एक्शन जो है एक रिएक्शन से जनरेट होता है, सॉरी, एक एक्शन फिर वो एक रिएक्शन जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉजेशन। एंड लॉ ऑफ कॉजेशन इज एग्जैक्टली लॉ ऑफ कर्मा। इसलिए बोलते हैं कि कर्म, कि आप जैसे भाई उसमें गीता में लिखा था, भगवत गीता में, कि भाई कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। वो अब कई लोग बोलते हैं कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अगर कर्म करोगे तो फल तो मिल ही जाएगा। उसका इंटेंस उस वो जो स्टेटमेंट बोलने का जो रीजन था वो ये नहीं था कि कर्म करो और फल का आपको फल मिल जाएगा। उसका जो मेन रीजन था वो ये बोलना था कि भाई आप, क्योंकि जो चीज आपके कंट्रोल में है, जो चीज आप कर सकते हो, वो आप केवल कर्म कर सकते हो, आप एक्शन कर सकते हो। उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब इसी में एक कहानी है जो कि महाभारत की, एक समझ लो ऑक्सिलरी कहानी है, जो महाभारत के बाद की मानी जाती है। जब पांडव जो थे सारे के एक एक करके स्वर्ग की तरफ बढ़े और एक एक करके सब मर गए। और मरने के बाद जब युधिष्ठिर जो है, जब स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं तो वो अंदर एंटर करता है। उसकी भी कहानी है कि मैं कुत्ते के बिना करूंगा नहीं करूंगा। मैं उस वाली कहानी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं और आगे बढ़ता हूँ। और वो स्वर्ग में एंटर करता है और वो पूछता है कि भाई मेरे भाई लोग यहाँ है या नहीं है। तो जो उसको आंसर मिलता है, ये किसी महाभारत में है, मतलब आप, क्योंकि महाभारत के बहुत सारे वर्जन है, तो किसी एक वर्जन में है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन से वर्जन में है। बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिगार्डिंग कर्मा। तो उसमें जब वो जाता है तो वो देखता है कि जो कर्ण है वो स्वर्ग के सिंहासन में बैठा हुआ है। अब क्योंकि मेरे ख्याल से वो उड़िया उड़िया भाषा वाली महाभारत में है, तो ऑब्वियस है कि कर्ण, क्योंकि उड़िया राजा था, तो अ, हो सकता है कि उसको सिंहासन में बैठा दिया हो। लेकिन सिंहासन क्या है, वो तो इंद्र का दरबार है। चलो जो भी है, क्योंकि कहानी है तो हम उसको उस कहानी की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई कर्ण उसका, कर्ण तो उसके बिल्कुल टॉप में बैठा हुआ है। और बाकी जितने भी कौरव वौरव थे, उनके जो भाई लोग थे, वो सबके सब वहाँ पर मौजूद हैं। और जितने भी द्रोणाचार्य प्रोणाचार्य सब जो थे वहीं पर थे। तो वो बोलता भाई ठीक है, ये तो ठीक है। ये पहले तो वो चकित होता है कि यार ये लोग कहाँ से आ गए, हम तो कर्म, कहते हैं, कृष्ण भगवान ने तो बोला था कि हम तो कर्म के वो युद्ध, धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। अब धर्म युद्ध जीतने के बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये सारे जिनको मैंने जिनको मैं अधर्मी समझ के मार रहा था, ये सब स्वर्ग में पहुंच गए हैं। और फिर उसके बाद उसको बोला कि भाई तुम्हारे वो कहाँ है भाई, मेरे भाई लोग कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला कि वो तो नर्क में है। तो भाई वो सुखदेव कह रहा हूँ, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये चारों के चारों, और द्रौपदी जो है, ये सब के सब नर्क में थे। तो भाई वो पूछता है कि भाई नर्क में क्यों है ये, आखिर ये नर्क में क्यों है। तो फिर वो बोलता है कि भाई भीम को अपनी शक्ति का बहुत घमंड था, तो ये उस घमंड में अभी भी जो है फंसा हुआ है, इसलिए नर्क में है। फिर उसने बोला कि ये नर्क में क्यों है अर्जुन, क्योंकि भाई तीरंदाज था, दुनिया का सबसे बड़ा वो था, कहते हैं महावीर था, तो इसलिए ये महावीर मतलब महाशक्तिशाली योद्धा था, महायोद्धा था। तो इसलिए उस घमंड में ये वहाँ है। तो नकुल को कहते हैं किसी अपनी सुंदरता का घमंड होता है, सहदेव को अपनी, नकुल सहदेव, हाँ, सहदेव को अपनी बुद्धिमत्ता का घमंड होता है, ऐसा कुछ है। और कहते हैं द्रौपदी को जो है उसका घमंड होता है, अपनी जो है खूबसूरती का घमंड होता है। इस तरीके की कहानी है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, हम, उसने बोला तो फिर मुझे यहीं छोड़ दो कि मेरे भाई यहीं हैं। तो बोलता है कि अरे मैं तो तभी जाऊँगा जब मेरे सारे भाई और इसको बीवी को तुम स्वर्ग में जगह दोगे। तो उन लोगों को भी स्वर्ग में जगह मिल जाती है, ऐसी कहानी है। लेकिन यहाँ पर कर्म सिद्धांत के बारे में एक इनडायरेक्ट रेफरेंस भी बहुत बढ़िया दे रखा है। तो भाई वो बोलते हैं कि भाई ये सब तो, वो पूछता है कि भाई धर्मराज से कि अ, धर्मराज जो उसके, क्योंकि धर्मराज ही तो लिखता है ना कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, और उसका बेटा था युधिष्ठिर। तो वो पूछता अपने बाप से कि भाई इन लोगों को क्यों स्वर्ग मिला। तो भाई उन्होंने बोला कि ये युद्ध लड़ते हुए मरे, इसलिए ये लोग स्वर्ग में है, जितने भी वो है।
जितने भी कौरव हैं। अब क्या युद्ध में लड़ने से आप स्वर्ग में चले जा रहे हो? नहीं। असल में क्या है, वो क्या कहना चाह रहा था? वो ये कहना चाह रहा था कि क्योंकि आप जो कर्म उनका था, जो उनकी नियति बन गई थी युद्ध करने की, वो उन्होंने युद्ध लड़ा, क्योंकि वो युद्ध भाई मर रहे थे, एक-एक करके उन्होंने तो पांडवों ने सारी सेना मार दी थी उनकी। तो भाई पहला दिन था, दूसरा दिन था, तीसरा दिन था, 17 शायद 16-17 दिन महाभारत का युद्ध चला था। तो भाई तीसरे चौथे दिन के बाद जब भाई भीष्म पितामह को ही उन्होंने सैया में लेटा दिया होगा, तो कुछ तो ऐसे रहे होंगे ना कि जिन्होंने कहा होगा निकलते हैं यहाँ से, कौन फँसेगा यहाँ पर? ये ऑब्वियस है कि भाई भीष्म पितामह जो कि दुनिया के सबसे उस टाइम, अगर आप स्टोरी वाइज़ देखा जाए तो भीष्म पितामह से बड़ा योद्धा कोई था ही नहीं। वो इतने खतरनाक योद्धा थे कि भाई वो उनका मन चले तो अ, वो मतलब वो ऐसा युद्ध लड़ा था उन्होंने एक बार परशुराम के साथ कि दुनिया खत्म होने की नौबत आ गई थी, तो उनको रोका गया था कि भाई रुक जाओ, दुनिया खत्म हो जाएगी वरना। तो वो उस मतलब ख्याति का योद्धा थे। तो वो कुछ 6 सा 5-6 दिन में वो सैया में लेट जाते हैं, अर्जुन की बनाई हुई सैया में। तो आधे ज़्यादा तो वैसे ही भाग जाने चाहिए थे कि अबे यार ये तो इनको इन्होंने हरा दिया, तो हम कौन-सी खेत की मूली है। लेकिन क्योंकि भैया उन्होंने कहा था कि अब हमने साइन इन कर लिया है युद्ध करने के लिए, तो अब तो लड़ना ही पड़ेगा, 17 दिन जितने भी दिन हैं। तो वही वाला होता है ना, जिम में मेंबरशिप ले ली तो अब रोज़ जाना ही पड़ेगा वाला हिसाब था उनका। अब वो जिम की मेंबरशिप थोड़ी उनको भारी पड़ गई, लेकिन वो जो एक्शन जहाँ पर वो पहुँच गए थे, नॉट कंप्लीटली ड्यू टू देयर ओन एक्शंस, ओन रिगार्ड, जो उनके चारों ओर एक्शंस हो रहे थे, वो उनको वहां तक ले गए ना भाई। अगर मान लो कौरव का जो भाई थे, कौरव 100 भाई थे, तो अगर आप 2-3 भाइयों को छोड़ दो तो आपको बाकियों के नाम भी नहीं पता। यानी कि बाकी तो बिल्कुल इनकॉन्सिक्वेंशियल रहे होंगे। तो वो लोग क्या थे, उनका वो तो केवल उनका यही तो था कि वो कौरवों में पैदा हुए थे, और उनका बस एक्शन इतना था कि भाई उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं जाएंगे भाई, हस्तिनापुर छोड़ के निकल लेते तो शायद बच भी जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम तो पूरी राजशाही का मजा लेंगे। अब क्योंकि एक जो सीरीज ऑफ इवेंट्स इस तरीके से हुए कि वो उनको वहां पर युद्ध तक पहुंच गए। अब वो जब युद्ध में ढकेले गए, मतलब जब उनका कर्म का समय आया लड़ने का, तो फिर उन्होंने क्या किया, जो उनका कर्म था वो किया, क्योंकि वो जो यूनिवर्स था वो उनको वहां उस पॉइंट तक लेके गया जहां पर उनको महाभारत लड़नी पड़ी, महाभारत का एक हिस्सा बनना पड़ा। और जब वो महाभारत का हिस्सा बने, तो वो बैकआउट नहीं करते हुए वो युद्ध को उन्होंने लड़ा। इसलिए उनको क्या दिया गया, इसलिए वो लोग स्वर्ग पहुंच गए। तो स्वर्ग का मतलब ये है कि भाई आप अपने एक्शन जब आप करते रहोगे, तो जो भी वो आगे बढ़ोगे वो क्या है, स्वर्ग है। और जो भी आप एक्शन के खिलाफ जाओगे, वही क्या है, नर्क है। अगर यहाँ पर एक तरीके से अगर उसको समझा जाए। अब ये तो स्टोरीज हो गई कि जो हमें जाननी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। लेकिन इन सब का सार क्या है? सार ये है कि जो कर्म है, कर्म सिद्धांत है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये और ये कई जगह रेफरेंस भी मिलता है। जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये एक नियमबद्ध वर्ल्ड है। तो अगर आप जितना भी आप सुपर नेचुरल की बात करोगे, और ये इसका जो ये जो रेफरेंस है, ये उसमें भी है, क्या कहते हैं आपके कौन सा पुराण है वो, शिव पुराण में भी इसका रेफरेंस है, मतलब कहीं है, मैंने पढ़ा है। स्पेशली जब शिव जी जो है शिव पार्वती जी के पास जाते हैं। लेकिन ये सारी की सारी कहानी शिव पार्वती जी की एक कहानी है, जिसमें ये जो दुनिया स्टार्ट हुई है, जिसमें पार्वती जी को अवतरित होना पड़ा था सती के रूप में, और फिर बाद में पार्वती के रूप में। ये तो उससे पहले की कहानी है, मतलब ये जो यूनिवर्स शुरू हुआ था, ये यूनिवर्स शुरू क्यों हुआ था, उसकी एक कहानी है आपके शिव पुराण में। और उसमें भी यही मेंशन है कि भाई जो एक बार अगर आपने शुरू कर दिया, फिजिकल एक्शन जब शुरू हो जाता है, तो वो अपना जो नियम है, जो फिजिकल वर्ल्ड का नियम है, वो उसको फॉलो करता रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंट। आप बस इंटेंशन से उसको डाइवर्ट कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपको फेस करते हुए चलने पड़ेंगे। वो कॉन्सिक्वेंस
अच्छे होंगे या बुरे होंगे, इट इज़ वेरी हार्ड टू टेल। अब मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल, जो मैंने पहली कहानी जो आपको सुनाई थी, जिसमें ये शुरू हुआ, जिसमें मेरा पूरा का पूरा ये एनालिसिस शुरू हुआ, उसमें क्या होता है कि वो जो व्यक्ति था, वो जो साइंटिस्ट था जिसको गोली मार दी गई थी, तो उस दिन वो शाम को अपनी बीवी के साथ वापस, बीवी बच्चों के साथ वापस आ रहा था, और उसके सड़क में एक छोटी-सी घटना होती है कि जहाँ पर लू कोई बंदा निकल रहा था, कुछ हुआ इस तरह के, जो भी एक छोटा-मोटा रफ़ल हुआ, तो वहाँ पर उस बंदे का जो गुस्सा था, वो गाली के फ़ॉर्म में निकल गया। अब हम तो रोज़ गाली देते हैं, भई दोस्त तो आपस में दिन भर गाली दे रहे हैं, और उसने तो वहाँ पर उसने कहते हैं रात को हल्की-फुल्की गाली दे दी, भई रोड में चलते हुए तो हर कोई गाली दे रहा है। सड़क में अगर आप चल रहे हो, तो अगर आप गाज़ियाबाद और दिल्ली में चले जाओ, तो वहाँ दिन भर गालियाँ चल रही हैं, तो कभी-कभी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर वक़्त ही लोग वहाँ लड़ रहे हैं, 100 लोग गाली देते हैं, लाखों लोग रोज़ गाली दे रहे हैं गाड़ी में चलते हुए एक-दूसरे को, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा कि रोज़ कलेश हो रहे हैं। लेकिन कभी-कभी क्या हो रहा है, ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं, क्योंकि वो जो 2 थे, वो क्रिमिनल भी वो किसी कारणों से बने होंगे, और वो जो उनकी जो क्रिमिनैलिटी है वो कहीं से आई होगी, भाई किसी ने उनको बंदूक तो दी होगी ना, तभी तो चलाई उन्होंने। अब वो ऐसे चलते हुए आएँगे, और वो वहाँ पर उसके साथ टकरा गए। अब यहाँ पर उसके पास केवल इतना ही कंट्रोल था कि वो गाली ना देता। तो इतना ही कंट्रोल था, वो गाली दे उसने उसके मुँह से गाली निकली या नहीं निकली। अगर उसके अंदर इतना कंट्रोल होता, अगर आपके अंदर इतना कंट्रोल आ जाए कि आप सिचुएशन को क्या कर सक कि भाई कोई किसी ने एकदम से गाड़ी आपके सामने से लगा ली, और आपने अपना जो आपा है वो नहीं खोया, और आपने गाली नहीं दी। अगर ऐसा उसके साथ होता, क्योंकि उसके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएँ हुई होंगी, भाई ऑफ़िस में स्ट्रेस होगा, बच्चे भी कीचड़-कीचड़ करते ही होंगे, बीवी भी करती होगी, और वो बंदा रात को लेके उनको आ रहा है, तो भाई ऑब्वियस है कि वो भी थका हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स जो है, बहुत सारे कर्म जो हैं वहाँ लगे, और फिर उससे जो है उसका एक एक्शन जो है, उसके जीवन का अंत बन गया। अब ये होता है। अब कई जो, क्योंकि जब हम उसको मोरालिटी की उससे देखेंगे, विंडो से देखेंगे, तो हमें कष्ट होता है, और स्पेशली जब वो जो गुंडे थे, जो जिन लोगों ने मारा, अब गुंडे थे, नहीं थे, या ऐसी मवाली थे, या होता ही है, दबंग बनने के लिए बंदूक रखी हुई थी और मार दिया उन्होंने। तो जब हम उसको, जो सो कॉल्ड जस्टिस जो हमने बनाया हुआ है, वो जब नहीं मिलता है, तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, हम दिक्कत में आ जाते हैं। लेकिन जब आप मोरालिटी को हटा दो, इंटेंशंस को हटा दो, और प्योरली एक्शंस को देखो, तो वो एक्शन जब आप देखोगे, तब आपको वो उतना ऑड नहीं लगेगा। अब लेकिन होता क्या है जनरली, अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, अब आपने बोला कि यार लेकिन वो तो जो लोग थे, उन लोगों को तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं भुगतना पड़ा। लेकिन अब आप एक और चीज़ समझिए कि भाई आप वो किस माइंडसेट के लोग रहे होंगे कि एक नॉर्मल गाड़ी में चलते हुए किसी ने हल्का-फुल्का कुछ बोल दिया, वो उस बंदे का पीछा करते हैं, और उसको फिर जब वो बाहर निकलता है, तो वो उसको गोली मार देते हैं। तो अगर मैं उन लोगों के माइंडसेट को देखूँ, वो जो उनका जो कर्म है, जो एक तरीके से समझ लीजिए, जो उनका दिमाग चल रहा है, वो किस स्फेयर में था, जहाँ पर वो एक इस तरीके की जो है घटिया हरकत कर सकते थे, और बिल्कुल मतलब ये किसी लॉजिक से वो नहीं था, मतलब किसी भी लॉजिक से। तो अब जब वो वहाँ से जब गए होंगे, वो वहाँ से निकल गए होंगे, तो आप मेरे को बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऐसी सिचुएशन में दोबारा फँसे, जहाँ पर उनकी किसी से टशन हो जाए?
और क्या पॉसिबिलिटी है कि जो दूसरा है, जिससे वो टशन दिखा रहे हैं और उसको मारने के मतलब इतना आप खून के प्यासे हो गए हो कि उसको मारने को तैयार हो गए हो, अगर वो उनसे ज़्यादा ताकतवर निकल जाए, क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी क्योंकि जो जो उनकी बुद्धि का होगा और वो उनकी बुद्धि का आदमी भी तो घूम रहा होगा वैसे ही। तो जब इन दोनों की टक्कर होगी, ये जो 2 खराब बुद्धि के लोगों की टक्कर होगी, तो उसमें से जो शक्तिशाली होगा वो क्या करेगा? कमज़ोर को या जिसके पास अपॉर्च्युनिटी होगी वो दूसरे को खत्म कर देगा। तो अब हमें लगेगा कि यार वो आदमी तो निकल गया होगा, मतलब वो आदमी तो बच गया और अब वो होता नहीं कि फ़िल्मों में दिखाते हैं कि उसके बाद जब कहानी खत्म हो जाती है तो फिर वो कहते हैं सनसेट के बीच से गाड़ी निकल जाती है। वो नहीं हो सकता क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को ऐसा बना दिया है, आपके एक्शंस ऐसे हैं कि वो आपको कहाँ ले जाएँगे? वो ऐसी सिचुएशन में ज़रूर ले जाएँगे जहाँ पर आपको सारे के सारे जो आपके प्रीवियस एक्शन थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। और वो इसलिए नहीं भुगतने पड़ेंगे क्योंकि कोई ईश्वर है या कुछ है, वो केवल इसलिए भुगतने पड़ेंगे क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा ही इस तरीके से डिज़ाइन्ड है कि वो अपने आप ही वो एक्शन करवाएगा। अब कैसे भुगत सकते हैं भाई? गए, पंगे ले अब आज तो अब तो हो सकता है मार के उन्होंने कहा हो कि यार अब तो हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और गए और कल के दिन कहीं और कलेश कर दिया। कोई आया, उसने कहा अच्छा ज़्यादा बोल रहा है, चलो इनकी हड्डियाँ तोड़ दो। हाथ-पैर तोड़ दिए और लूला लंगड़ा बना दिया, ज़िंदगी भर अब चल रहे हो वैसे ही लूले लंगड़े। तो वो क्या है अब उनके पास हो सकता है बहुत पैसा हो सकता है सब कुछ हो, लेकिन वो एक टाइम था जब कहते हैं वो लोगों को हंट डाउन कर रहे हैं और गोलियाँ मार रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, और एक वो है कि जब वो दूसरे के ऊपर आश्रित है। अब तीसरा हो सकता है जो बिल्कुल ही भयंकर गरीब हो और वो हो, वो उनके उनको जीवन को देख के भी क्या सोच रहा हो कि वाह! क्या जीवन है, देखो मुँह में कोई हाथ में डाल के उनको खिला रहा है और उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्योंकि वो उसके कॉन्सिक्वेंस तो वही भुगतेंगे ना, तो दिखने में तो उसको केवल एक्शन दिखेगा कि भाई तुम्हारे हाथ में कोई तुम्हारे मुँह में नवाला डाल रहा है, लेकिन कौन-सी उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो भुगत रहा है। तो ये है लॉ ऑफ कर्मा। कई लोग क्या समझते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा ऐसा है कि अच्छा किया तो अच्छा होगा, बुरा किया तो बुरा होगा। उसका कुछ वो उससे नहीं है। आप जब आप एक्शंस करते हो सर्टेन टाइप के, क्योंकि आपकी सर्टेन टाइप की पर्सनैलिटी होती है, आपकी सर्टेन टाइप की सोच होती है, तो आप सर्टेन टाइप के एक्शन करते हो। और जब आप वो सर्टेन टाइप के एक्शन करते हो, तो वो जो एक्शंस हैं, उन हो सकता है कि अधिकतर एक्शंस बेनाइन रहें, आपको कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना मिले, लेकिन क्योंकि आप उन एक्शंस को करते जा रहे हो, तो वो और स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे आपके पर्सनैलिटी में, आपके माइंड में, और एक पॉइंट ऐसा आएगा, जहाँ पर वो आपको सारा का सारा कॉन्सिक्वेंस एक साथ देके चल देंगे। क्यों? अब इसमें कहते हैं उसने बड़ी बात बोली थी कि भई जब आप कुछ एक्शन करते हो, तो उसका कॉन्सिक्वेंस बाद में नहीं मिलता, वो उसी समय मिल जाता है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस का एक्शन उसी समय कैसे मिलता है? क्योंकि आपका जो वो कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, क्योंकि अगेन ह्यूमन जो है 2 प्लेन में काम कर रहा है। एक फिजिकल प्लेन में काम कर रहा है, एक मेंटल प्लेन में काम कर रहा है। या फिजिकल प्लेन में एग्ज़िस्ट कर रहा है और एक मेंटल प्लेन में एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो जो एक्शन हम करते हैं या जो एक्शन हमारे साथ होता है, उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस एक तरीके से समझ लीजिए। एक फिजिकल कॉन्सिक्वेंस हो गया और एक मेंटल कॉन्सिक्वेंस हो गया। अब फिजिकल कॉन्सिक्वेंस जो है वो तो जो जो बहुत सारी सिचुएशंस, जो बहुत सारे कर्मा एक साथ जो एस्टेब्लिश हुए हैं और वहां तक पहुंचे हैं, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है एक ही चीज आपको कुछ भी न कोई भी वो ना मिले, कहते हैं एक चीज से आपको कोई कॉन्सिक्वेंस ना मिले, और एक हो सकता है वही एक्शन से आपको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिल जाए और वही एक्शन से आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिल जाए। जैसे एक एग्जांपल ले लो, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो भाई थप्पड़ मारने का कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हो सकता है कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो। लेकिन जब आपने वो एक्शन किया, तो उसने एक कॉन्सिक्वेंस जनरेट किया आपके मेंटल प्लेन में।
क्या कॉन्सिक्वेंस जनरेट किया? भाई आपने एक को थप्पड़ मारा, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ, मतलब फिजिकल कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ। तो अब आपके क्या हुआ? आपने कहा यार ये तो थप्पड़ मारना बड़ा सही है, किसी को भी थप्पड़ मार दो। तो उसका क्या, कौन सा कॉन्सिक्वेंस जनरेट हो गया? एक मेंटल कॉन्सिक्वेंस जनरेट हो गया। अब आपने कहा कि भाई अब तो मैं किसी को भी थप्पड़ मार सकता हूँ। किसी दिन आप ऐसे आदमी से थप्पड़ मार दिया आपने किसी को कि वो बहुत बड़ा पहलवान था, और पहलवान हो सकता है फिजिकली पहलवान हो, और हो सकता है कि भाई वो वैसे पहलवान हो कि उसके पास बहुत सारे पहलवान हो। तो वो आया और फिर उसने आपकी हड्डियां वड्डियां तोड़ के बराबर कर दी। तो आप बोलोगे यार मेरे ये तो कर्म का तो जो सिद्धांत है यहाँ फ्लॉप हो गया, क्योंकि जब मैंने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा था तब तो मुझे कोई कॉन्सिक्वेंस मिला नहीं, लेकिन अब मैंने जब उसको मारा, उस दुबले पतले कमजोर आदमी को मारा, तो वहां मुझे 100 पहलवान मिल गए पीटने के लिए। ऐसे तो होता है ना। तो ये है कॉन्सिक्वेंस जब आप एक्शन, क्योंकि इंसान एकमात्र ऐसा बीइंग है जो फिजिकल प्लेन में तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो मेंटल प्लेन में भी एग्जिस्ट कर रहा है। और होता क्या है कि जो हमारा जो फिजिकल प्लेन है, फिजिकल प्लेन में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो कभी कभी सीप कर जाती है हमारे मेंटल प्लेन में, कभी कभी क्या लगभग हर वक्त करती है। लेकिन दैट डज नॉट मीन्स कि जो फिजिकल प्लेन का एक्शन है इट हैज एनीथिंग टू डू विद मोरालिटी और इंटेंशन। उसका मोरालिटी और इंटेंशन से तब भी कोई लेना देना नहीं है। मैं भाई अगर फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग से सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग से कूदता हूं और मेरे इंटेंशन कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ में पैर मेरे टूटेंगे टूटेंगे। लेकिन अगर मैं उससे पहले अगर नीचे एक नेट बिछा दूं तो हो सकता है मेरे हाथ पैर ना टूटे। तो कॉन्सिक्वेंसेस का एक्शन से, ओ सॉरी, कॉन्सिक्वेंसेस का एक्शन और रिएक्शन जो भी होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जब आप इन चीजों के ऊपर सोचते हो और जब आप इसको अप्लाई करते हो दुनिया में, तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है। तो जो आपको लॉ ऑफ कर्मा पढ़ाया जा रहा है या जो आप लॉ ऑफ कर्मा सोचते हैं वो नहीं है। इट इज अ प्योरली फिजिकल कॉन्सिक्वेंस। अब उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो मेंटल प्लेन है उसका भी एक्शन, क्योंकि हमारा जो इंसान एक बात ऐसा इंसान या कोई भी लिविंग और इंसान स्पेशली, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक चीज है जो बाकी चीजों के पास नहीं है। हाइड्रोजन जैसे है, हाइड्रोजन एटम के पास क्या है? उसके पास फ्री विल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक रादर सर्टेन अमाउंट में या सर्टेन डिग्री में फ्री विल है। क्योंकि फ्री विल तो हमारे अंदर भी नहीं, क्योंकि हम जब वी आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर फैमिली, आवर सोसाइटी, आवर स्कूल, आवर नेबर्स, हम इन सब के कॉन्सिक्वेंस से ही बनता है ना हमारी पर्सनैलिटी, और वही हमें शेप करती है। और हम कैसे पैदा हुए, मतलब हम इवन जब हम पैदा हुए तो किस, वो जो 9 मंथ जो हम जब पेट में थे माँ की, तो वो क्या कैसे बीते, हमारी माँ कैसी, हमारे पिताजी कैसे हैं, वो हर एक एक चीज में डिपेंड करता है। और हो सकता है कि वो जो आपका जो ब्रेन डेवलप हुआ है, जो कि एक रैंडम प्रोसेस है ब्रेन डेवलपमेंट का, हो सकता है उसके अपने कोई फीचर रहे हो जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हो। तो अगेन जब मैं बोलता हूं कि हमारा फ्री विल है, तो फ्री विल भी एक बहुत लिमिटेड उसमें है। तो एक्शन एंड इनएक्शन में है, इसलिए कई बार बोला जाता है कि इनएक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना एक्शन है। तो भाई आप थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन थप्पड़ ना भी मारो, अगर आप अपने हाथ को रोक, आपके दो ही एक्शन है ना, आपने थप्पड़ मारना है या तो आपने हाथ को रोक लेना है, तो इतना ही फ्री विल है हमारे पास। तो इतने फ्री विल को अगर आपने सही ढंग से यूज कर लिया, तो आपके कॉन्सिक्वेंस जो जो एक्शंस होंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस अपने आप आपके फेवर में हो जाएंगे। तो आपको बस ये समझना है कि जब आपके पास एक्शन के लिए जब आपको आएगा, जब आपके पास ऑप्शन आएंगे, तो आप क्या सही ऑप्शन चूज करते हो या नहीं चूज करते हो। इंडियन जो स्पिरिचुअलिटी है या जो इंडियन जो फिलॉसफी है, वो उसी क्वेश्चन को
आंसर करने की कोशिश करती है कि व्हाट इज द राइट चॉइस एट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, क्योंकि कहीं पर वही एक ही एक्शन आपको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस देगा, वहीं पर कहीं और पर कहीं किसी और सिचुएशन में वही एक्शन आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देगा, और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कोई कॉन्सिक्वेंस ना दे। तो ध्यान रखिएगा कि अब हम यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि हम लोगों को क्या लगता है कि एक्शन मतलब जो मूवमेंट है वही एक्शन है। कई बार क्या होता है कि जो 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 इन मूवमेंट है, जो हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं या जो हम नहीं बोल रहे हैं, वो भी एक्शन होता है। कोई आया, ठीक है, कोई आया, रोड रेज होता है, रोड रेज हुआ, कोई आया बंदा और उसने आके ठोक दिया आपको। अब वो ऑप्शन है आपके पास, आप हो सकता है आंखें दिखा दो और अपना आगे चल दो, हो सकता है कि आप आके निकल के गाली देने लग जाओ, मैं देख लूंगा तेरे को, और हो सकता है कि आप कोई और तीसरा ऑप्शन उठाओ कि भाई आपने कहा कि भाई चलो ठीक है आप साइड लगाओ, हम पुलिस को फोन करते हैं और लेट देम सेटल द मैटर, या फिर कहोगे यार कोई नहीं भाई हो जाता है, और इवन दो यू नो कि उसकी गलती थी, उसको खत्म करो और आगे बढ़ो। तो अब आपने उसमें वहां पर क्या एक्शन लिया? अब मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह हर टाइम आप जो एक सर्टेन एक्शन लोगे वो अच्छा ही होगा, लेकिन जनरली जो एक जनरल रूल ये बोलता है कि उसी को धर्मा बोलते हैं कि टेक द एक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो जब आप एक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लोगे तो आपके साथ जो वो है, जो आपके साथ जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। बाकी बस ऐसा कोई नहीं है कि कहीं पर भी आपके कॉन्सिक्वेंसेज जीरो हो जाए, ऐसा कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो प्रोबेबिलिस्टिक दुनिया है, क्योंकि इतने सारे एक्शन इतने साथ हो रहे हैं कि अब आप इंडिविजुअली अगर मैं तोड़ के देखूंगा तो आई कैन डिकोड दैट, बट दे आर सो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि चेन ऑफ एक्शंस ऐसे चलते हुए आ रहे हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ दिस यूनिवर्स, कि आप हर एक का वो रख पाना, कहते हैं हिसाब रख पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको प्रोबेबिलिस्टिक मानना पड़ जाता है। अब इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो वर्ड है, ये जो दुनिया है, ये प्रोबेबिलिस्टिक है या एनालिटिकल है, तो वो बात का डिस्कशन है। बट फॉर नाउ दैट इज व्हाट कर्मा इज। मुझे लगता है कि अगर आप वीडियो यहाँ तक देखी होगी तो आपको कर्मा बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। वैसे तो कोई ये वीडियो इतने एंड तक नहीं देखेगा, लेकिन आपने देख लिया तो वेल एंड गुड। आइंदा से इन चीज़ों के बारे में सोचिए, एंड slowly you will come to have some perspective in this matter.